हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो हम लोग कर रहे थे आर्यहंत जीके बाय मनोहर पांडे, जिसमें हमने ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। सो आज हमने करना है टॉपिक क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट में आता है मॉनसून। तो मॉनसून क्या होती है? मॉनसून एक टाइप ऑफ विंड है, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट जितनी भी प्रिवेलिंग विंड्स या डायरेक्शनल विंड्स होती हैं वो सारी रिवर्सिबल होती हैं। ओके, सो टाइप्स क्या क्या है इसकी? साउथ वेस्टर्न मानसून जो जून और जुलाई में आती हैं, एंड नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो सितंबर टू दिसंबर में होती हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका क्लाइमेट रीजन ऑफ इंडिया। अगर हम क्लाइमेट रीजन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें देखिए टाइप्स, किस किस तरीके के क्लाइमेट्स होते हैं, कौन कौन से एरिया में किस किस टाइप का क्लाइमेट है। तो सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो एरिया है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स, पार्ट ऑफ असम। यहाँ का मतलब क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? हाई टेम्परेचर, पूरे साल में हाई टेम्परेचर रहता है। हैवी सीजनल रेनफॉल भी होता है। एनुअल रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर एनुअली होता है, मई टू दिसंबर के बीच में। ओके, उसके बाद में आता है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। एरिया आता है इसमें पेनिनसुलर रीजन। इसमें पेनिनसुलर रीजन का मोस्टली पार्ट आता है, बस लीवर्ड साइड छोड़ के वेस्टर्न घाट की। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ड्राई विंटर रहता है। एनुअल रेनफॉल जो है वो वेरीज करती है, 76 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है। उसके बाद में थर्ड आता है ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपिक क्लाइमेट। सो इसमें एरिया आता है आपका रेन शेडो बेल्ट रनिंग साउथवर्ड फ्रॉम सेंट्रल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु। और करेक्टरिस्टिक्स आते हैं लो रेनफॉल वेरीज, मतलब रेनफॉल कम होती है, 38 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक की होती है। टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल स्टेप्स। सो ये इसका अगर एरिया की बात करते हैं कि ये वाला क्लाइमेट कहाँ पे रहता है, ये वाली टाइप कहाँ पे रहती है क्लाइमेट की, तो ये पंजाब, हरियाणा एंड कच्छ रीजन में होती है, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री से 35 डिग्री तक वेरी करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल डेजर्ट। सो ट्रॉपिकल डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ बारमर, जैसलमेर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की, पार्ट ऑफ कच्छ, यहाँ का एरिया जो है, यहाँ का क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल डेजर्ट रहता है, ठीक है। और अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्कैंटी रेनफॉल, मतलब कि क्लाउड्स बर्स्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं और टेम्परेचर एकदम यहाँ का हाई होता है। उसके बाद में आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स। जितना भी हिमालय का साउथ पार्ट है यहाँ पर ये वाला टाइप जो है क्लाइमेट का रहता है। और करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो माइल्ड विंटर रहती है, ठीक है। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाई गर्मी होती है, लेकिन विंटर्स जो है वो माइल्ड रहती हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट माउंटेन क्लाइमेट। सो ये माउंटेन क्लाइमेट की बात की जाए तो माउंटेन वाले रीजन में होता होगा, मतलब कि 600 मीटर से ऊपर का जो रीजन है वहाँ पे रेनफॉल यहाँ पे वेरी करती रहती है, 63.5 से 254 तक हो सकती है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून जो है इसमें ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए एक टॉपिक हमने छोड़ दिया था मानसून के साथ में, वो टॉपिक था सीजन्स की। अगर हम सीजन्स की बात करते हैं इंडिया के, विंटर सीजन जो है वो मिड दिसंबर से मिड मार्च तक का रहता है, ठीक है। मिड दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है और मिड मार्च तक सर्दियां रहती हैं। उसके बाद में समर सीज़न की बात करते हैं तो मिड मार्च से मई तक जो रहता है। उसके बाद में रेनी सीजन जून टू सितंबर रहता है, एंड सीजन फॉर रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर टू माइल्ड दिसंबर तक, मिड दिसंबर तक रहता है, ठीक है। तो ये थे सीजन्स इंडिया के। उसके बाद में हमारा आता है एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया को जो है एग्रीकल्चरल लैंड भी बोलते हैं। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, मतलब कि 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो स्टिल किस पे बेस है, किस पे जिंदा है? एग्रीकल्चर पे, ठीक है। चाहे वो फार्मिंग हो, एनिमल रियरिंग हो, मतलब जानवर को पालना जैसे बोल सकते हैं हम, या फिर फिशिंग हो, इस पे डिपेंड है। उसके बाद में आता है एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया। कौन कौन से टाइप की यहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मेजर क्रॉप्स होती हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले खरीफ, और फिर राबी,
ठीक है, पहले खरीफ के बारे में पढ़ेंगे। खरीफ जो है वो जून टू जुलाई के बीच में उगाई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई होती है। और ये कौन सी वाली क्रॉप्स होती हैं, जैसे राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, मीज, कॉटन और जूट। राबी में जो अक्टूबर टू दिसंबर उगाई जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती हैं अप्रैल टू मई में। ये कौन सी वाली क्रॉप्स होती हैं, वीट, बार्ले, पीस, रेपसीड, मस्टर्ड और सीसम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है ज़ैद। तो ये उगाई जाती है फरवरी मार्च में और कटाई होती है इसकी मई जून में। ये कौन सी होती है, उड़द, मूंग, मेलन्स एट्सेट्रा, ये वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनको बोलते हैं ज़ैद। उसके बाद में आता है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये एक फ्रेज़ है जो किसको डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया है, स्पेक्टिकुलर इंक्रीज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग 1968। और ये कब कंटिन्यू हुआ, इसकी प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स इंडिया में क्या थे। ठीक है, फिर कंपोनेंट क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन के, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंसोलिडेशन और होल्डिंग, ये सब इसके क्या रहे हैं, कंपोनेंट्स रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका चीफ क्रॉप्स एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, कौन कौन की टाइप है इनकी, कौन से सीरियल्स में आप क्या जाते हैं, वीट, राइस, ग्राम, बार्ले, बाजरा, ये कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये देखो कैसे बताया गया है, जैसे अगर हम बात करते हैं वीट की, वीट कहाँ कहाँ उगाई जाती है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में। राइस कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। ये ग्राम जो है ये कहाँ उगाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। फिर बार्ले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। फिर बाजरा राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में। उसके बाद में आती है कैश क्रॉप्स में, सबसे पहले आ जाता है आपका शुगर केन। शुगर केन ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, और पॉपी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में सबसे पहले आ जाएगा आपका कोकोनट, जो कि केरला और तमिलनाडु में ज़्यादा होता है। ठीक है, लिनसीड जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में ज़्यादा होते हैं। ग्राउंडनट जो होते हैं गुजरात और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ज़्यादा होते हैं। रेप सीड और मस्टर्ड जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश और हरियाणा में ज़्यादा होते हैं। सीसम जो है गुजरात, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में ज़्यादा होते हैं। और सनफ्लावर जो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, कॉटन, जूट, सिल्क और हेम्प। कॉटन कहाँ कहाँ होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। जूट कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल और बिहार में। सिल्क कहाँ होता है, कर्नाटका और केरला में। हेम्प कहाँ होता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में आती है प्लांटेशंस, जैसे कॉफ़ी, रबर, टी, टोबैको हो गया। कॉफ़ी ज़्यादातर होती है कर्नाटका और केरला में, रबर ज़्यादा होता है केरला और कर्नाटका में। ठीक है, और टी ज़्यादा होती है असम और केरला में। टोबैको होता है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। उसके बाद में आती हैं स्पाइसेस की बात। तो इसमें पीपर, कैश्यू नट्स, जिंजर, टर्मरिक होता है। जैसे पीपर कहाँ कहाँ होता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। कैश्यू जो है वो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जिंजर केरला और उत्तर प्रदेश। टर्मरिक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो ये थे मेनली आपके क्रॉप्स और उनकी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो एक बार आपको इसको पॉज कर लेना है, खुद से रीड करना है। ठीक है, मेरे बोलने पर सुनने में आपको उतना समझ नहीं आएगा, उतनी चीज़ें पता नहीं चलेंगी जितना आप इसको पॉज करके खुद रीड करोगे तब। और एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, रीड करते टाइम जो भी चीज़ आप लाउड जो है रीड करते हो, मतलब कि वही आवाज़ आपके कानों तक सुनाई देती है, वो चीज़ आपके माइंड में जल्दी बैठती है। ठीक है, तो जब भी आप फ्री हों तो आप ट्राई करो कि आप अपने रूम में बैठ करके इसको अकेले रीड करो, लेकिन थोड़ा लाउड रीड करो ताकि आपकी ही आवाज़ आपके कानों तक आए, ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, सो मिनरल रिसोर्सेज में सबसे पहले आती है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और रेडियो एक्टिव। मेटालिक में आती है आयरन और कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, गोल्ड और सिल्वर। नॉन मेटालिक में आती है कोल, माइका, मैग्नीशियम, पेट्रोलियम एंड सल्फर। और रेडियो एक्टिव में आती हैं यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, गोंडवाना रॉक्स, जिसको छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट आर द रिचेस्ट मिनरल डिपॉजिट इन इंडिया। ठीक है, कौन सा, गोंडवाना रॉक, जिसको क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी बोलते हैं। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो आपको मिनरल दिए जाएंगे, वो कहाँ कहाँ पे होती हैं, कौन कौन सी स्टेट्स में होती हैं,
वो भी बताया जाएगा। सबसे पहले आता है कोल। तो कोल ज़्यादातर होता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कॉपर मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटका में। गोल्ड कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। आयरन कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। फिर बॉक्साइट उड़ीसा, झारखंड, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। फिर मिका झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। पेट्रोलियम असम, गुजरात, मुंबई हाई बेसिन, बेसिन मतलब साउथ ऑफ मुंबई हाई, ठीक है। फिर यूरेनियम आता है झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश कर्नाटका में। थोरियम आते हैं केरला कोस्ट, रॉक ऑफ अरावली राजस्थान। सिल्वर, जिंक और लेड आते हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ठीक है, कोला माइंस। उसके बाद में डायमंड आता है पाना, जिसको मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी। ओके, सो थे ये आपके मिनरल्स और कौन कौन से स्टेट्स में होते हैं वो। उसके बाद में आ जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो इंडिया में क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन है, कैसा ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रेलवेज। तो रेलवेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडियन रेलवे सिस्टम जो है ना, वो हमारे एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन रेलवे सिस्टम जो है एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है और इंडिया में फोर्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया कौन सा है? गोरखपुर सबसे बड़ा जो है रेलवे ट्रैक है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि कहाँ से लेके कहाँ तक स्ट्रेच है, ये है 1.3 किलोमीटर के अराउंड लगभग है ये। ओके, उसके बाद में कुछ रेलवे जोन आ जाते हैं और उनके हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं। जैसे सेंट्रल की बात करते हैं, मुंबई सीएसटी में है। ईस्टर्न की बात करते हैं, कोलकाता में। नॉर्थन की बात करते हैं, न्यू दिल्ली में। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करते हैं, गोरखपुर में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात करते हैं तो मालीगांव, गुवाहाटी में। सदर्न की बात करते हैं, चेन्नई में। साउथ सेंट्रल की बात करते हैं तो सिकंदराबाद में। साउथ ईस्टर्न की बात करते हैं, कोलकाता में। वेस्टर्न मुंबई और ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर। नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज। नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर। साउथ वेस्टर्न हुबली। वेस्ट सेंट्रल जबलपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो कोलकाता में। साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम में, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट, हम इसी पे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। जो सबसे पहली ट्रेन चली थी इंडिया टू बॉम्बे बोल सकते हैं, और इंडिया के बॉम्बे यानी थाने के बीच में, वो स्ट्रेच 34 किलोमीटर तक ऑन 16 अप्रैल 1853 में चली थी, ठीक है। सेकेंड ट्रेन जो है हावड़ा से हुगली तक चली, वो 1854 में चली। उसके बाद में पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो थी इंडिया में, डेक्कन क्वीन, वो डेक्कन क्वीन थी। जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो थी डेक्कन क्वीन, उसका नाम था, और वो ये आई थी 1929 में, जो कि बॉम्बे से पूना तक की थी, ठीक है। उसके बाद में लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस, फ्रॉम कहाँ से लेके? डिब्रूगढ़ से लेके, जो कि असम में है, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु तक है। इसने लगभग 4273 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है जो सबसे पहली मेट्रो ट्रेन थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी कोलकाता में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, 24 अक्टूबर 1984 में। ये दो स्टेशन से कनेक्टेड थी, एक तो दुमदुम और दूसरा बेलगाछीला, ठीक है। उसके बाद में 1990 में कोंकण रेलवे जो है वो स्टार्ट किया गया, जो कि गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में था, ठीक है। फिर दिल्ली मेट्रो रेल्स जो थी वो स्टार्ट हुई 2002 में, 25 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी, और ये शाहजरा से तीसरा तक थी। उसके बाद में आता है आपका जो रैपिड मेट्रो ट्रेन थी वो स्टार्ट हुई थी गुड़गांव से, हरियाणा से, 14 नवंबर 2013 में। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका जो न्यूएस्ट मेट्रो ओपन हुआ वो था नागपुर में। नागपुर मेट्रो 8 मार्च 2019 में। उसके बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको एज अ ट्रेन 18 सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन इसको बोला जाता है, ठीक है। ट्रेन मेड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा इसको बनाया गया चेन्नई में, अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है RRTS, वो 82.15 किलोमीटर लॉन्ग का है,
अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी वहाँ पे काम अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे। फिर सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कनेक्टिंग कहाँ से, दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस था, वो फर्स्ट इंडियन ट्रेन ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स है, सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे। उसके बाद में जनवरी 2021 को यहाँ पे 3 ऑपरेशनल रैपिड ट्रांजिट्स थे मेट्रो रेल्स के इंडिया में, ठीक है। दिल्ली मेट्रो जो है वो लार्जेस्ट बिजिएस्ट मेट्रो है हमारी इंडिया में। फिर इंडियन रेलवे जो ऑपरेट करते हैं 3 डिफरेंट गॉजेस को, ब्रॉड गॉज, ठीक है, उस और मीटर गॉज और नैरो गॉज। जो ब्रॉड गॉज है उसका डिस्टेंस रेल्स का रहा है 1.676 मीटर। फिर मीटर गॉज का रहा है डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इज 1 mm और नैरो गॉज का रहा है 0.762, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका रोड ट्रांसपोर्ट। सो नेक्स्ट पढ़ना है हमने रोड ट्रांसपोर्ट। हमारी इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है हमारे वर्ल्ड में 48 लाख किलोमीटर के अप्रॉक्स, जिसमें नेशनल हाईवेज आते हैं, स्टेट हाईवेज आते हैं, मेजर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड्स आते हैं, ठीक है। NH44 जो है वो 3745 किलोमीटर का है, मतलब लॉन्गेस्ट हाईवे है हमारे इंडिया का, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। NH548 जो है वो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जिसकी लेंथ 5 किलोमीटर की है। जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो लार्जेस्ट आउटगोइंग एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है इंडिया में, और ये सेकंड फेज़ है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। और इन्वॉल्व किया गया इसमें कितनी बिल्डिंग्स मतलब डिस्टेंस में है, अगर आते हैं देखते हैं तो 7300 किलोमीटर ऑफ 6 लेन एक्सप्रेस वे कनेक्टिंग श्रीनगर, कन्याकुमारी, पोरबंदर और सिलचर, ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र जो है हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सरफेस रोड इन इंडिया। उसके बाद में आता है आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और कुंडली गाज़ियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे इज़ अ 6 लेन एक्सप्रेसवे पासिंग थ्रू द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। इंडिया की लॉन्गेस्ट ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसका नाम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, वो भी इनॉग्रेट हुई थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में आता है आपका इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज कौन कौन से हैं और कहाँ से कनेक्ट है। अगर NH1 की बात करते हैं तो ये बारामूला में उड़ी से लेकर के श्रीनगर, करगिल, लेह तक ये कनेक्टेड है। NH4 जो है मियाबंदर, पोर्ट ब्लेयर और चिरियाप्तू। NH7 जो है फाजिल्का, पटियाला और रुद्रप्रयाग, माना। NH10 जो है वो सिलीगुड़ी, गंतोक। NH21 जयपुर, आगरा, बरेली। NH32 चेन्नई, पुडुचेरी और नागापट्टनम। फिर NH40 कुरनूल, चित्तूर, रानीपत। NH44 श्रीनगर, लुधियाना, आगरा, सागर, हैदराबाद और कन्याकुमारी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। तो नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग 111 वाटरवेज जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं एज अ नेशनल वाटरवे, इंक्लूडिंग 5 एग्जिस्टिंग NWs गिवन बिलो। कौन कौन से हैं वो? NW1 ये इलाहाबाद टू हल्दिया ऑन गंगा रिवर 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है। NW2 सादिया टू धुबरी, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे 891 किलोमीटर। NW3 कोलम टू कोटापुरम और लेंथ की बात करते हैं तो 168 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है NW4 ककिंदिया टू मरक्कानम और इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 1095 किलोमीटर। लास्ट आता है NW6 लखीपुर टू बंगा ऑन बराक रिवर 121 इसकी लेंथ है। उसके बाद में 13 मेजर पॉट्स आते हैं इंडिया के, वो आपको देखने हैं और इनको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं। वेस्टर्न कोस्ट में कंडला चाइल्ड ऑफ पार्टीशन गुजरात, फिर ईस्टर्न कोस्ट में
पारादीप एक्सपोर्ट रॉ आयरन और टू जापान ओडिशा। नेक्स्ट आता है मुंबई, फिर आता है जवाहरलाल नेहरू, फास्टेस्ट ग्रोइंग महाराष्ट्र में है ये। फिर मारमुगांव, और अगर ईस्टर्न की बात करते हैं तो देखो विशाखापट्टनम, चेन्नई और एनोर। इसको आपने रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर वेस्टर्न घाट में देखते हैं तो मैंगलोर और कोचिन, और ईस्टर्न घाट में टूटिकोरिन और पोर्ट ब्लेयर, एनाइम पोर्ट। उसके बाद में आता है एयर ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, 1935 में टाटा एयरलाइंस ने स्टार्ट की ऑपरेशन किसके बीच में था, मुंबई और त्रिवेंद्रपुरम के बीच में। एंड कब किया था, 1937 में मुंबई और दिल्ली के बीच में। फिर 1953 में जितने भी प्राइवेट एयरलाइंस थी, ठीक है, जितने भी प्राइवेट एयरलाइंस थी उनको क्या किया 1953 में, ऑल प्राइवेट एयरलाइंस कंपनीज आर नेशनलाइज्ड एंड इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो नेशनलाइज हो गए और इंडियन एयरलाइंस जो थी वो एग्जिस्टेंस में आ गई। उसके बाद में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो मर्ज हो गई 1995 में, और उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एयरपोर्ट्स और अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, वो रीड आउट करने हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो ये हैदराबाद में है। कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैलिकट में है। फिर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। कैंपे गोदबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। गोवा एयरपोर्ट इन वास्को डी गामा सिटी, ये गोवा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है। त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट त्रिवेंद्रपुरम में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बॉडलोय इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल अहमदाबाद में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। फिर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है। एक्चुअली ये चेन्नई है, चेन्नई नहीं है। मैंने एक दो बार पहले भी कहीं चेन्नई बोला होगा, तो आई एम सॉरी फॉर दिस मिसप्रोनाउंसिएशन। ये चेन्नई है। उसके बाद में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में है। फिर प्योंग एयरपोर्ट सिक्किम में है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।